तो आज हम लोग देखेंगे रिच डैड पुअर डैड का प्रस्तावना वाला जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था रैट रेस से कैसे बाहर निकलना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो लेडी जो थी जो ये प्रस्तावना वाला टॉपिक बता रही है, रॉबर्ट कियोसाकी जो ये खेल खिला रहे थे उनसे वो अच्छे तरीके से मिल नहीं पाती है। उनको और उनकी पत्नी को अपने घर पे नेक्स्ट वीक डिनर के लिए इन्वाइट करती है और जब वो लोग आते हैं अगले हफ्ते डिनर के लिए, रॉबर्ट कियोसाकी इस लेडी के घर पे आते हैं अपनी वाइफ के साथ में, तो वो बताती है कि उनसे मिलकर ऐसा नहीं लगता है कि वो पहली बार मिल रहे हैं, जैसे पहले भी ये लोग मिल चुके हैं, ऐसी बातें होती है। बताती कि हम लोग काफी चीजों पर बात किए, जैसे खेल पर, नाटकों पर, रेस्टोरेंट बिजनेस पर और सामाजिक आर्थिक विषयों पर, और बताते हैं कि हम लोग बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बात की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी और अपने रिटायरमेंट के लिए कम बहुत पैसा बचा पाते हैं। बताते हैं कि ज्यादातर अमेरिकी या ज्यादातर लोग भी अपने रिटायरमेंट के वक्त बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं बचा पाते, इसलिए कई लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो लोग, आप लोग को दिखेगा, वो लोग अपने जॉब छोड़ने के बाद फिर काफी अलग अलग तरीके के बिजनेस करते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। पेंशन के भरोसे जो लोग बैठते हैं उन लोगों के बारे में बताते हैं कि हम लोगों को उनकी चिंता सता रही है। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ते जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो पूरी दुनिया भर में निवेश कर चुके हैं, मतलब अपना बिजनेस पूरी दुनिया में हर जगह कर चुके हैं। और कहते हैं कि 47 वर्ष की उम्र में, यानी 47 की उम्र में ये रिटायर भी हो चुके हैं अपने काम से, मतलब पैसे की जो काम होती है उससे ये रिटायर हो चुके हैं। वो 47 की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानुसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं, ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी काम नहीं आने वाला है, और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। अपने बच्चों के बारे में रॉबर्ट चिंतित रहते हैं और ये महिला भी चिंतित होती है कि हम लोग अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें कि वे लोग रैट रेस से बच सके या फिर ये दुनिया जिस तरह से काम कर रही है उससे बच सके और फिर अपने करियर को एक अच्छे तरीके से बना सके। क्योंकि पढ़ाई करो, जॉब करो, ये तो बहुत पुराना, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अब वो काम नहीं करता है कि पढ़ाई करो और जॉब करो। क्योंकि ये कहते हैं आज आप किसी भी बच्चे को जब खतरनाक सलाह दे सकते हैं तो सबसे खतरनाक सलाह क्या है? वही स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा यह पुरानी सलाह है और यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि मैं। तो ऐसा सलाह हम लोगों को बच्चों को नहीं देना है। इसके बजाय हम लोगों को बच्चों को यह सलाह देना है कि रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। यह पुराने नियम है, इसके सहारे हम लोग नए खेल, क्योंकि ये दुनिया बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है, इसलिए कहते हैं कि अब अपने बच्चों को नए स्किल पर काम करने के लिए कहना चाहिए कि नए नए स्किल अपने ऊपर डेवलप करो और अपने स्किल पर काम करो और उससे पैसे कमाने की कोशिश करो। मैंने उससे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है। लेडी पूछती है, रॉबर्ट कियोसाकी जब बोलते हैं कि वो पुराने नियम, लेडी उनसे पूछ लेती है कि ये पुराने नियम मतलब क्या? मेरी तरह के लोग अलग अलग तरह के नियमों से खेल खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉर्पोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। कहते हैं कि हम जैसे लोग जो है वो अलग अलग बिजनेस पे, अलग अलग चीजों पर निवेश करते हैं, मतलब अलग अलग बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं। और आप जैसे जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो होते हैं 95% लोगों के बारे में बताते हैं कि वो लोग उस कंपनी में जॉब के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो कंपनी बंद हो जाती है या फिर वो कंपनी अपग्रेड होती है और अपने स्टाफ को निकालती है तब बेरोजगारी बढ़ जाती है, लेकिन इससे कई फैमिली तबाह हो जाती है। तो इससे स्टाफ का नुकसान तो होता है, जो वहां पे जॉब कर रहा था उसका नुकसान होता है, लेकिन जो लोग उस पर इन्वेस्ट किया है, उसका शेयर खरीदा है, उसे कोई असर नहीं पड़ता है, उसे और फायदा होता है। जो उस
पर इन्वेस्ट किया, उसका शेयर खरीदा, उसे फायदा होता है, जो वहाँ पे जॉब कर रहा है उसे नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों को कंपनियों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। जब स्टाफ कम करता है, कोई भी कंपनी जब अपना स्टाफ कम करता है तो उसका स्टाफ का खर्चा कम हो जाता है, और जब वो खर्चा कम होता है और अपना प्रोडक्टिविटी उतना ही रखता है और अपने अर्निंग को वो बढ़ाता है लेकिन अपने स्टाफ के खर्च को कम करता है, इससे उस कंपनी की वैल्यू और बढ़ जाती है, उस कंपनी की कीमत और बढ़ जाती है, वो कंपनी और ज्यादा ग्रोथ करता है और उस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही है, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती है तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी का शेयर होता है, वे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था, कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, कर्मचारी वहाँ के होते हैं, वो हार जाते हैं क्योंकि वो निकाल दिए जाते हैं या फिर उनकी सैलरी कम कर दी जाती है, तो वो हारते हैं। और जो उस कंपनी के मालिक होते हैं या फिर जो वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो जीतते हैं। इस तरह से वे कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। मतलब आप अपनी किस्मत खुद से चुन सकते हैं कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो इससे आप अपनी किस्मत को खुद से बनाते हैं। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं इन सब चीजों को। फिर कहते हैं, उसका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिससे वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है। अलग तरह के नियमों को जानने की, अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है, और हर बच्चे को अलग तरह के नियम को भी जानने की जरूरत है। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी के 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। जो 95% लोग होते हैं जो पैसे के नियम से खेलते हैं, वो लोग इस नियम को अपने घर पे या अपने स्कूल पे सीखते हैं। लेकिन जो बाकी के 5% लोग होते हैं, वो लोग पैसे के नियम को बाहर की दुनिया में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है, और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। चाहे कोई एक स्कूल कितना भी खर्च कर ले, कितना भी महंगा से महंगा स्कूल हो, अगर वो सस्ते स्कूल में भी वही पढ़ाई जा रही है, वही चीज सिखाया जा रहा है, और एक महंगे स्कूल में भी वही चीज सिखाया जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है कि आप महंगे स्कूल में पढ़े या सस्ते स्कूल में पढ़े, क्योंकि सिखाया तो सेम चीज जा रहा है ना। कुछ ऐसा तो नहीं सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने असल जिंदगी को जीना है। जब ये चीज सिखाया जाएगा तो समझिए कि वो स्कूल एक अच्छा शिक्षा दे रहा है अभी के टाइम पे। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैं यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। अब चिंता यह थी और सवाल भी यह था कि अब माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं, जबकि वो खुद नहीं सीखे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं सीख पाए हैं, कभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। तो वे लोग डरते हैं कि कहीं वो इन्वेस्ट करेगा और वो कंपनी डूब ना जाए या फिर पैसा डूब ना जाए। तो इन सब चीज़ों के कारण वो बच्चों को रोकते हैं और बच्चों को इन्वेस्ट करने नहीं देते हैं। इसलिए वो एक सेफ एंड सिक्योर जॉब की बातें करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को एक रोमांचक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है कि वो अपने तरीके से जिंदगी को जिए और नई स्किल पर काम करे और उससे पैसा कमाने की सोचे। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा।
वो महिला जो होती है रॉबर्ट से पूछती है कि तो आप किस तरह से बच्चों को यह शिक्षा देना चाहते हैं, हम किस तरह से माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ ना हो। जैसा कि माता पिता को ही खुद नहीं है समझ, वो लोग भी पुराने तरीके से पढ़े हैं और जो सीखे हैं जो पढ़े हैं वैसे ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जब वो लोग ही नहीं सीख पाए हैं कि असल ज़िंदगी में कैसे अभी के टाइम पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना है या फिर आगे बढ़ना है या फिर कैसे ज़िंदगी जीनी है, तो जब खुद माता पिता वो चीज़ नहीं सीख पाए तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। इसके लिए कहते हैं, तो इसके लिए रॉबर्ट कहते हैं मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वो पूछती है कि वो पुस्तक कहाँ है। रॉबर्ट कहते हैं मेरे कंप्यूटर में, यह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में है। तो फिर वो महिला पूछती है कि तो हम लोग कैसे बच्चों को बताएं इन सब चीज़ों के बारे में। तो रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने इस पर एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक मेरे कंप्यूटर पर है और मेरे कंप्यूटर पर अलग अलग पार्ट में है। ये नहीं कि मतलब एक ही साथ वो पुस्तक को भी पूरा नहीं लिखा गया है, थोड़ा बहुत खंडों में मतलब पार्ट करके लिखा हूँ और जो कुछ भी मैं सीखता हूँ उस पर ऐड करते चले जाता हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो पुस्तक के बारे में क्या बता रहे हैं और उस पुस्तक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।